जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। प्रगति परिवार एक बार फिर से आप सभी साथियों का स्वागत अभिनंदन करता है। उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा की तैयारी को आपने कंप्लीट कर लिया होगा, क्योंकि परीक्षा जो 17-18 फरवरी को निश्चित है। तो परीक्षा का एक सिलेबस यूपी जीके, यूपी स्पेशल जो हर बच्चा बिल्कुल लास्ट टाइम पढ़ता है, क्योंकि पहले से इस पर कोई विशेष पकड़ नहीं होती है और यहाँ से लगभग 2 से 3 या फिर 4 से 5 भी क्वेश्चन बन सकते हैं। तो यूपी जीके वाला पार्ट जो काफ़ी बच्चों का कमज़ोर पार्ट होता है, तो अगर आपने यूपी जीके वाला पार्ट कवर नहीं किया है तो ये वीडियो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर आपने पढ़ा भी है तब भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि चीज़ें आपको रिकॉल हो जाएंगी। हमने यहाँ जो टॉपिक लिए हैं, ये हमने टॉपिक शामिल किया है जनगणना, जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। यहाँ से तो क्वेश्चन भैया पूछा ही जाएगा जनगणना, और काफ़ी कन्फ्यूजन वाला भी टॉपिक है। और यूपी का जो इतिहास रहा है, और उसके अलावा यूपी की जो नदियाँ हैं, जो बांध हैं, जो झील हैं और प्रमुख पर्यटन स्थल हैं, और साथ ही में खनिज संसाधन और वन्य जीव विहार को भी कवर करेंगे। इतना ही नहीं, इनके अलावा भी है जैसे यूपी का सामान्य परिचय और भी अदर भी टॉपिकें हैं। तो इन सभी को समाहित करने वाली एक वीडियो जहां आपको कंप्लीट यूपी जीके मिल जाएगा। वीडियो आप अंत तक ज़रूर देखिएगा, आपको बहुत मज़ा आने वाला है। पढ़े हैं फिर भी देखना है, नहीं पढ़े फिर तो आपको सोने पे सुहागा है। अगर नहीं पढ़ा तब तो आप देखिएगा ही, पढ़े तब आपका रिकॉल हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं, शुरुआत करते हैं यूपी के सामान्य परिचय से। तो सबसे पहले चीज़ यहाँ से पूछा जाएगा, जो यूपी का सामान्य परिचय है, यह हम देखेंगे कि यूपी उत्तर में स्थित है। उत्तर में स्थित एक राज्य है और जनसंख्या के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा राज्य है, और जबकि क्षेत्रफल के हिसाब से चौथा सबसे बड़ा राज्य है। तो अगर क्षेत्रफल की बात की जाए तो चौथा नंबर है, जनसंख्या की बात की जाए तो पहला नंबर है। आगे बढ़ेंगे, यूपी की राजधानी लखनऊ है, हर बच्चा जान रहा है, जबकि इसकी न्यायिक राजधानी इलाहाबाद रखी गई है। और यूपी की सीमा कुल 9 राज्य से लगी है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट है बहुत ज़्यादा वाला, कि यूपी की सीमा कितने राज्यों को टच करती है। 9 राज्य शामिल हैं। और बात की जाए कि राज्य के उत्तर में कौन सा है, तो राज्य के उत्तर में, उत्तर दिशा में उत्तराखंड मिल जाएगा, और साथ ही में हिमाचल प्रदेश। तो उत्तर में उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश है, और जबकि पश्चिम में मिल जाएगा हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान। और जबकि दक्षिण की बात की जाए तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ है। और वहीं अगर बात की जाए पूर्व में, तो पूर्व में बिहार और झारखंड राज्य स्थित है। अगर इनके अलावा देखा जाए तो जो यूपी है, यूपी की पूर्वोत्तर सीमा जो एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, नेपाल से लगी हुई है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि यूपी की अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस एकमात्र देश से लगती है, वो देश आपका नेपाल हो जाएगा। यूपी में कुल 75 जिले हैं। इतना ही नहीं, जो यूपी का सबसे पूर्वी जिला है बलिया है, जहां चित्तू पांडे बहुत ज़्यादा फेमस है। तो यूपी का सबसे पूर्वी जिला बलिया है, और बलिया वह स्थान है जहां से गंगा नदी का निकास हो जाता है यूपी में। तो यूपी का सबसे पूर्वी जिला बलिया है। और जबकि सबसे पश्चिमी की बात की जाए तो सबसे पश्चिम में शामली मिल जाएगा, और बात की जाए सबसे उत्तरी जिला तो सहारनपुर मिल जाएगा, और सबसे जो दक्षिणी जिला है वो आपको सोनभद्र मिल जाएगा। इतनी ही बातें यहाँ से आपको ध्यान रखनी है। आगे और भी कुछ बातें हैं जो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली हैं। वीडियो में आप अंत तक जरूर बने रहिएगा। उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक जिलों को स्पर्श करने वाला राज्य मध्य प्रदेश है। तो उत्तर प्रदेश के जो सबसे अधिक जिले हैं उनको स्पर्श करने वाला जो राज्य है वो एमपी है। कुल 11 जिलों को टच करता है, तथा सर्वाधिक सीमा की लंबाई भी एमपी के साथ है। तो सर्वाधिक बाउंड्री भी हम एमपी के साथ शेयर करते हैं, सर्वाधिक सीमा की लंबाई भी है। जो इसका अक्षांश विस्तार है, इंपॉर्टेंट तो है नहीं बहुत ज़्यादा, फिर भी आप देख लेना, और देशांतरी विस्तार भी आप देख लेना। और बात की जाए जो पूरब से इसकी पश्चिम की लंबाई है 650 किलोमीटर है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि जो यूपी है, यूपी की पश्चिम से पूरब की लंबाई 650 है। और अगर वही बात की जाए उत्तर से दक्षिण की लंबाई की, तो इसकी लंबाई 240 किलोमीटर हो जाती है। और आगे बात की जाए कि सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले जिले, तो सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है, लखीमपुर खीरी। कितनी बार पूछा गया है कि यूपी का सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है,
लखीमपुर खीरी लगा देना आप, और अगला सोनभद्र हो जाएगा। तो 2 जिले याद करना आप, पहला लखीमपुर खीरी है और दूसरा सोनभद्र है। जो तीसरा सबसे बड़ा जिला है हरदोई है। तो आपको ध्यान रखना है कि पहला लखीमपुर खीरी, दूसरा सोनभद्र और जबकि तीसरा हरदोई है। कुछ ना कुछ अल्टर क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे और क्वेश्चन यही पूछे जाएंगे कि यूपी का दूसरा सबसे बड़ा जिला कौन सा है, सोनभद्र। आप देख के जाना। और अगर बात की जाए जो सबसे कम क्षेत्रफल वाले जिले हैं, जिसमें शामिल है हापुड़ शामिल है। हापुड़ सबसे छोटा जिला है। और दूसरा अगर सबसे छोटा जिला बात की जाए तो गाजियाबाद मिल जाएगा। और जबकि तीसरा भदोही या फिर संत कबीर नगर है। तो 3 जिले तो आपको ध्यान देना है कि सबसे छोटा हापुड़ है, उससे बड़ा गाजियाबाद है और उससे बड़ा आपको संत भदोही, संत कबीर नगर, संत रविदास नगर या फिर इसको आप भदोही भी कहते हैं। इतने फैक्ट यहाँ से इंपॉर्टेंट हुए। चलिए बात करेंगे जो आगे और भी फैक्ट हैं। अब यहाँ जैसे आपसे फिर से वही बातें हैं, जैसे अगर यहाँ ध्यान दिया जाए कि उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला बलिया मिल जाएगा, जहाँ की बिंदी बहुत मशहूर है। वही बलिया है जहाँ से चित्तू पांडे 1942 के समय समांतर सरकार सबसे पहले गठित करने वाले भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान चित्तू पांडे ही वीरों की धरती कही जाती है। बलिया को वहीं से जन्मे हैं चित्तू पांडे, आपको ध्यान रखना है। और पश्चिमी जिला जो आपका है शामली हो जाएगा। और जबकि बात की जाए उत्तरी तो सहारनपुर हो जाएगा। और वहीं दक्षिणी जिला सोनभद्र हो जाएगा। और उत्तर प्रदेश की सीमा एकमात्र देश नेपाल से लगती है और जहां पर जन्मे थे गौतम बुद्ध, महात्मा बुद्ध का जन्म भी लुम्बिनी में हुआ था, जो वर्तमान में नेपाल में पड़ जाएगा। और नेपाल से उत्तर प्रदेश के 7 जिले हैं। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि हमारी अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल से है। कितने जिला साझा करते हैं, 7 जिले हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और जिला कौन सा, महाराजगंज है, सिद्धार्थनगर है, बलरामपुर है, श्रावस्ती है, बहराइच, लखीमपुर खीरी है और साथ ही में पीलीभीत भी शामिल है। और पीलीभीत में एक टाइगर रिजर्व भी है जिसे T+2 अवार्ड भी दिया गया है। इतनी बात ही आपको यहां से ध्यान रखनी है। और जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट आपके लिए बनेगा कि नेपाल से हमारी सीमा कितनी लगती है, तो 579 किलोमीटर नेपाल से हमारी सीमा है। चलिए बात करते हैं जो आगे फैक्ट है। अगला फैक्ट आपको यहाँ ध्यान देना है। यहाँ हमने लिख रखा है कि विभिन्न राज्यों से लगे उत्तर प्रदेश के जिले। तो विभिन्न राज्यों से लगे उत्तर प्रदेश के कौन से जिले हैं, तो हिमाचल प्रदेश से एकमात्र जिला सहारनपुर है, ध्यान देना है। और बात की जाए जो हरियाणा है, सहारनपुर को एक चीज के लिए और भी ध्यान देना है। सहारनपुर वही जिला है जहाँ से यमुना नदी प्रवेश करती है। तो सहारनपुर से यूपी में यमुना नदी एंट्री करती है। और जबकि गंगा का पूछा जाए तो बिजनौर से एंट्री करती है और गंगा बलिया से जाकर निकल जाती है। तो गंगा का निकास बलिया से है। आगे बढ़ेंगे, हरियाणा से लगने वाले, हरियाणा से सहारनपुर लगता है, शामली लगता है, बागपत है, गौतम बुद्ध नगर है, अलीगढ़ है, मथुरा है। ध्यान क्या देना है, राज्यों में आपको ध्यान ये देना है कि कितने जिले हैं, तो 1 2 3 4 5 6, तो 6 जिले हमारे लगे हैं हरियाणा के साथ में। आगे बढ़ेंगे, राजस्थान से हमारे मात्र 2 जिले हैं, मथुरा और आगरा। मथुरा आगरा को आपको याद इसलिए करना है क्योंकि मथुरा और आगरा वायु अपरदन से सबसे ज्यादा प्रभावित जिले हैं, मथुरा आगरा। और अगर बात की जाए कि अवनालिका अपरदन से सबसे ज्यादा प्रभावित जिला कौन सा है, इटावा आपको भूलना नहीं है अवनालिका अपरदन के लिए। और वायु अपरदन के लिए मथुरा आगरा ध्यान रखना है। और मथुरा को इतना ही नहीं, आपको ध्यान रखना है कि मथुरा में सबसे कम बारिश भी होती है, सबसे ज्यादा जो बारिश होती है वो होती है आपकी गोरखपुर के आसपास। तो गोरखपुर सबसे ज्यादा बारिश, और वहीं मथुरा में सबसे कम बारिश का भी रिकॉर्ड दर्ज किया जाता है। मध्य प्रदेश लगने वाले जिले आगरा है, इटावा है, जालौन है, झांसी है, ललितपुर है, महोबा है, बांदा है, चित्रकूट है, इलाहाबाद है, मिर्जापुर है, सोनभद्र है। टोटल आप जिले देखेंगे तो
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 जो हमने आपको पहले ही बता दिया है कि एमपी से हमारे सबसे ज़्यादा जिले हैं, उनकी संख्या 11 है। और जबकि छत्तीसगढ़ से मात्र एक जिला सोनभद्र याद रखना है, झारखंड से एक मात्र जिला सोनभद्र याद करना है, और बिहार से जो लगने वाले हैं सोनभद्र शामिल है, चंदौली है, गाजीपुर है, बलिया है, देवरिया है, कुशीनगर है, महाराजगंज है। तो बिहार से कितने जिले हुए तो हम ध्यान देंगे, तो अगर इनको काउंट कर लें तो यहाँ पर जो आपके 7 जिले हैं बिहार से निकल के आ जाएंगे। और जबकि बात की जाए उत्तराखंड से तो यहाँ सहारनपुर है, मुजफ्फरपुर है, बिजनौर है, मुरादाबाद है जिसको पीतल नगरी कहते हैं, रामपुर है जो चाकुओं का नगर कहा जाता है, बरेली है जिसको सुरमा नगरी कहते हैं, पीलीभीत है जिसको टाइगर नगरी भी कहा जाता है क्योंकि पीलीभीत में टाइगर रिजर्व स्थित हुआ है। और आगे देखेंगे जो दिल्ली से हमारी सीमा है जिसमें गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर है। तो दिल्ली से हमारी सीमा 2 जिले टच हैं। और यहाँ उत्तराखंड में हम देखेंगे तो उत्तराखंड में भी 7 हैं, बिहार में 7 हैं, एमपी में 11 हैं, हरियाणा से 6 हैं और हिमाचल प्रदेश से मात्र 1 जिला शामिल है, तो सहारनपुर। और क्वेश्चन आपसे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या बनेगा, आपसे क्वेश्चन ऐसा पूछा जाएगा कि यूपी का ऐसा कौन सा जिला है, यूपी का ऐसा कौन सा जिला है जिसकी बाउंड्री 3 राज्यों से लगी हुई है, तो आपका आंसर सोनभद्र आ जाएगा क्योंकि सोनभद्र छत्तीसगढ़ को भी टच करता है और सोनभद्र झारखंड को भी टच करता है और सोनभद्र बिहार को भी टच करता है। ये यूपी का ही नहीं पूरे भारत का एकमात्र ऐसा जिला है जिसकी सीमा 3 राज्यों से लगी है। सोनभद्र छत्तीसगढ़ से, झारखंड से, बिहार से लगा हुआ है। बढ़ेंगे आगे, यहाँ आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट थे। आगे यहाँ देखेंगे जो जनगणना वाला मामला है यही में तो आप कंफ्यूजन होते हैं, यही में आप परेशान होते हैं। जनगणना वाले मामले में जहाँ खेलते हैं आप अक्कड़ बक्कड़ वाला खेल, हम देखेंगे जो कुल इसकी जनसंख्या है जनगणना 2011 के अकॉर्डिंग जो कुल जनसंख्या है जो भी लिखा है इंपॉर्टेंट आपके लिए नहीं है, आपको ध्यान देना लगभग 19 करोड़ के आसपास थी, तो आपको याद रखना है। और जबकि पुरुषों की संख्या भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है नहीं, पूछी जाएगी नहीं, ना महिलाओं की संख्या पूछी जाएगी, आपसे पूछा क्या जाएगा, पूछा यही जाएगा कि देश की जनसंख्या का यूपी कितना % हिस्सा रखता है, तो 16.5% हिस्सा रखता है। और सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, इलाहाबाद में सबसे ज्यादा जनसंख्या है। और अगर वही बात की जाए सबसे कम जनसंख्या तो महोबा में मिल जाएगा। और महोबा तो फेमस है आल्हा उदल के तांडव के लिए, वीरों की धरती महोबा कही जाती है। तो महोबा जहां सबसे कम जनसंख्या है, आल्हा उदल यहीं से थे और यहीं पर आल्हा एक लोक गायन की शैली भी बहुत ज़्यादा फेमस हुई है। चलिए आगे देखेंगे कुछ और भी फैक्ट दशकीय वृद्धि दर क्या रही है। तो 2001 से 2011 के दौरान जो इसकी दशकीय वृद्धि दर रही है 20.23%, 20.23% इसकी दशकीय वृद्धि दर रही है। और जबकि दशकीय वृद्धि दर में राज्य का स्थान कौन सा है, जो 14वां स्थान है, तो दशकीय वृद्धि दर के अनुसार राज्य का 14वां स्थान है। आगे बात की दशकीय वृद्धि दर वाला जिला कौन सा है, जिला आपका गौतम बुद्ध नगर हो जाएगा। और सबसे कम दशकीय वृद्धि दर कहाँ पर है, कानपुर है, तो ध्यान देना है सबसे कम जहाँ वृद्धि हुई है वो कानपुर है और सबसे ज़्यादा कहाँ हुई है, गौतम बुद्ध नगर है। और कितनी है, तो 20.23% आपकी दशकीय वृद्धि दर है। इतना ही नहीं और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट वाला फैक्ट आपके सामने आ रहा है, जो जनसंख्या घनत्व तो है, जहां से तो क्वेश्चन पूछे जाने की सबसे ज़्यादा संभावना है कि राज्य का कुल जनसंख्या घनत्व कितना है, 829 है, इसको ध्यान रखना है। और जनसंख्या घनत्व जहां सबसे अधिक है वो जिला आपका गाजियाबाद है और जिसे छोटी दिल्ली भी कहा जाता है। और सबसे कम जनसंख्या घनत्व ललितपुर है, तो सबसे कम ललितपुर और सबसे ज़्यादा गाजियाबाद में है। ललितपुर को ध्यान रखना है, यूरेनियम का उत्पादन करने वाला यूपी का एकमात्र राज्य ललितपुर है, ध्यान आपको रखना है। और यूरेनियम ही नहीं, तांबा का भी उत्पादन ललितपुर में किया जाता है। चलिए बढ़ेंगे आगे, हम देखेंगे कुछ और भी इंपॉर्टेंट फैक्ट, जहां है कि यूपी का जो लिंगानुपात है 912 है, इसको तो आपको भूलना ही नहीं है। यूपी का लिंगानुपात 912 है और सर्वाधिक लिंगानुपात कहां पर है, वो जिला आपका जौनपुर है। और जबकि सबसे कम लिंगानुपात कहां है, गौतम बुद्ध नगर में सबसे कम लिंगानुपात दर्ज किया गया है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखेंगे साक्षरता, जो यूपी की साक्षरता दर है वो कितनी है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि यूपी की कुल साक्षरता दर कितनी है तो 67.68% हो जाएगा। अगर पूछा जाए कि सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है, गौतम बुद्ध नगर लगा के आ जाना आप। अगर पूछा जाए सबसे कम साक्षरता दर वाला जिला श्रावस्ती हो जाएगा। और बात की जाए जो महिला साक्षरता है तो 57.18% है, और वहीं कुल पुरुष साक्षरता है 77.28% है। और सर्वाधिक महिला साक्षर वाला जिला कानपुर मिल जाएगा, और सबसे कम महिला साक्षर आपको श्रावस्ती में मिल जाएंगी। आगे अगर देखें तो सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला जिला कौन सा है, गौतम बुद्ध नगर है, और सबसे कम वाला कौन सा है, श्रावस्ती है। चलिए आगे बढ़ेंगे, और श्रावस्ती में आपको ध्यान देना है कि सबसे कम साक्षर वाला जिला श्रावस्ती है। चलिए आगे देखेंगे कुछ और भी फैक्टों को। अब यहाँ जो उत्तर प्रदेश का इतिहास है वहाँ से क्वेश्चन लिया गया है कि उत्तर प्रदेश के इतिहास को हम देखेंगे। इतिहास को हम 5 भाग में बांटे हैं, प्रागैतिहासिक काल या फिर एवं पूर्व वैदिक काल जो 600 ईसा पूर्व तक यहाँ पे हम समझते हैं। जो बौद्ध काल है 600 ईसा पूर्व से 1200 ईस्वी तक का हिस्सा है यहाँ पर। और जो मध्यकाल है 1200 से 1857 है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाने की संभावनाएं है। जो ब्रिटिश काल है 1857 से 1947 तक के समय को ब्रिटिश काल माना गया है। और स्वतंत्रता के बाद वाला समय 1947 से अब तक के समय के स्वतंत्रता का बाद का समय कहा जाता है, यह फिर स्वतंत्रोत्तर काल कहा जाता है। आगे देखते हैं एक एक को। यहाँ से क्या पूछा जाएगा आपसे, हम वही बात करेंगे। जो प्रागैतिहासिक काल है, टाइम पीरियड इतना इंपॉर्टेंट आपके लिए नहीं है, आपको ध्यान रखना है कि प्राचीन काल में उत्तर देश आर्यावर्त का प्रमुख भाग था। तो प्राचीन काल में उत्तर देश आर्यावर्त का प्रमुख भाग था, और उत्तर देश का इतिहास लगभग 4000 वर्ष पुराना है। रामायण तथा महाभारत काल के अनेक स्थल यूपी में स्थित है। जो रामायण और महाभारत में जिन स्थानों का जिक्र किया गया है वहाँ से बहुत सारे स्थान यूपी में स्थित हैं। और बात की जाए जो बौद्ध काल है तो बौद्ध काल में भगवान बुद्ध ने अपना उपदेश उत्तर देश के वाराणसी के बनारस के निकट सारनाथ में दिया था। तो गौतम बुद्ध ने पहला उपदेश यूपी की धरती बनारस में स्थान सारनाथ है वहीं पर दिया था। और जबकि भगवान बुद्ध का परिनिर्वाण या फिर महापरिनिर्वाण उत्तर देश के कुशीनगर में हुआ था। और यूपी में 16 महाजनपद भारत में टोटल 16 महाजनपद हुआ करते थे, जिनमें 8 महाजनपद यूपी में ही शामिल है, जिनमें कुरु शामिल है, पांचाल है, काशी है, कोसल है, सूरसेन है, और चेद है, वत्स है। वर्तमान उत्तर देश में स्थित है। तो यूपी में 16 महाजनपद में से 8 महाजनपद यूपी में ही मिल जाएंगे। चलिए आगे बात करेंगे। जो और भी फैक्ट है मध्यकाल से लेकर, मध्यकाल में क्या पूछा जाएगा तो उत्तर प्रदेश में 12वीं शताब्दी के अंत में मुस्लिम शासन स्थापित हुआ था। हम जानते हैं कि मोहम्मद गौरी ने गढ़वाल वंश के राजाओं को हराकर उत्तर प्रदेश में मुस्लिम शासन की नींव डाली थी। और अकबर ने उत्तर प्रदेश में फतेहपुर सीकरी नगर की स्थापना की तथा शाहजहां ने आगरा नगर में ताजमहल बनवाया था। और बात की जाए जो आगरा शहर है, आगरा शहर किसने बसाया था तो सिकंदर लोदी को आपको ध्यान रखना है। 1504 में सिकंदर लोदी द्वारा आगरा शहर की स्थापना की गई थी। आगे बात करेंगे जो ब्रिटिश काल है, यहाँ से क्या इंपॉर्टेंट है तो ब्रिटिश काल की शुरुआत में उत्तर प्रदेश बंगाल प्रेसिडेंसी का हिस्सा था। ब्रिटिश काल में 3 प्रेसिडेंसियाँ महत्वपूर्ण थी, जो बंगाल जिनमें है, मुंबई है और मद्रास है। 3 प्रेसिडेंसियाँ हुआ करती थी। लेकिन सन 1833 में इसे बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग कर पश्चिमोत्तर प्रांत आरंभ में आगरा प्रेसिडेंसी कहलाता था गठित किया गया था। और बात की जाए ब्रिटिश शासन के खिलाफ पहले आंदोलन की शुरुआत यूपी की मेरठ जिले से हुई थी। तो 1857 की क्रांति है मेरठ से स्टार्ट हुई है। और मेरठ को क्रांति नगरी कहा जाता है और मेरठ को कैंची नगरी भी कहा जाता है। इतना ही नहीं, मेरठ में खेल कूद के सामान भी बहुत ज़्यादा फेमस है। तो इतनी बातें आपको ध्यान रखना है। और 1902 में पश्चिमोत्तर प्रांत का नाम बदलकर संयुक्त प्रांत कर दिया गया था।
और प्रारंभ में संयुक्त प्रांत की राजधानी इलाहाबाद थी और जिसे 1920 या फिर 21 कहीं कहीं मिल जाएगा स्थानांतरित कर दिया गया था लखनऊ, जो अंशता थी और पूरी तरह से 1935 के बाद यहाँ राजधानी लाई गई थी। आगे स्वतंत्रता के बाद वाला जो समय है उसका इतिहास क्या है, तो 1947 में स्वतंत्रता के बाद संयुक्त प्रांत भारतीय गणराज्य की प्रशासनिक इकाई बन गया और 2 साल के अंतर्गत टिहरी, गढ़वाल व रामपुर को भी संयुक्त प्रांत में शामिल कर दिया गया और 12 जनवरी 1950 को संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश कर दिया गया था। यहाँ 12 जनवरी है, कहीं कहीं आपको 24 जनवरी भी मिल जाता है, इसको आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। तो 24 जनवरी या फिर 12 जनवरी 1950 को संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश कर दिया गया था और 9 नवंबर 2000 को हुआ है उत्तर प्रदेश का विभाजन और जहां से 13 जिला हमने काटे हैं और 13 जिलों को काटकर हमने उत्तरांचल बनाया है और यही उत्तरांचल बाद में 2006 में जाकर उत्तराखंड के रूप में दुनिया के सामने आता है और जिसका गठन 2007 में इसका नाम बदलकर उत्तराखंड कर दिया गया था। तो 2007 में इसका नाम उत्तराखंड कर दिया गया है और जबकि जब इसका गठन हुआ तब इसका नाम उत्तरांचल हुआ करता था। चलिए देखेंगे जो आगे वाली बातें हैं उत्तर प्रदेश की जो प्रमुख जनजातियां हैं, प्रमुख जनजातियां यहाँ से क्या पूछा जाएगा, तो उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या का 0.6% जनसंख्या अनुसूचित जनजाति का है। तो यूपी में जो जनसंख्या है कुल जनसंख्या उसमें 0.6% जनसंख्या एसटी लोगों का है। आगे और प्रमुख अनुसूचित जनजातियां जो हैं जिनमें बुक्सा है, थारू है, राजी है, जौनसारी है। जौनसारी को आपको याद रखना है, जौनसारी एक ऐसी जनजाति जिसमें बहु विवाह प्रचलित है, जौनसारी ध्यान रखना है। खरवाल है, महिगीर है और गोंड शामिल है। ओझा है, धुरिया है, नायक है, पथारी है, राजगोंड है, सहारिया है, पहरिया है, वैगा है, पांखा है, अगरिया और पटारी और चेरो भुइया भी शामिल है। ये यूपी की जनजातियां हैं। चलिए देखेंगे इनसे संबंधित और भी क्वेश्चन जो आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे। अब यहाँ एक जनजाति थारू लिखी गई है, तो थारू जनजाति के बारे में जानना है कि थारू जनजाति उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति है, ये इंपॉर्टेंट होने वाला है। और थारू जनजाति के लोग उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के तराई भाग में निवास करते हैं। तो थारू जनजाति का निवास स्थल क्या है, गोरखपुर का तराई वाला क्षेत्र जहाँ गोरखपुर में सबसे ज़्यादा बारिश होती है। थारू जनजाति के लोग किरात वंश से संबंधित है। ये पॉइंट आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा भी गया है। जो थारू जनजाति के लोग हैं किस वंश से संबंध रखने हैं, तो इसका जवाब किरात वंश हो जाएगा। और थारुओं द्वारा बजहर नामक त्यौहार मनाया जाता है और जो दीपावली को शोक पर्व के रूप में मनाते हैं। तो ध्यान देना है कि बजहर नामक त्यौहार कौन से जनजाति मनाती है, जवाब थारू हो जाएगा। और दीपावली को शोक के रूप में मनाया जाने वाला त्यौहार बजहर हो जाएगा और दीपावली को शोक के रूप में मनाने वाली जनजाति आपकी थारू हो जाएगी। और थारू जनजाति द्वारा होली के मौके पर खिचड़ी नृत्य किया जाता है। तो खिचड़ी नृत्य थारू जनजाति द्वारा कब किया जाता है, तो होली के मौके पर किया जाता है। इतना ही नहीं, थारू जनजाति के लोगों में बदला विवाह की प्रथा है। अब बदला विवाह किया है मतलब अपनी बहन की शादी उनके साथ कर देंगे और उनकी बहन की शादी अपने साथ कर लेंगे, या फिर घर के किसी सदस्य की या फिर घर के परिवार में किसी अन्य औरत की या फिर अन्य किसी महिला की शादी अदला बदली करके करते हैं। ऐसी प्रथा कहाँ प्रचलित है, थारू में। और जबकि बहु विवाह जौनसारी में प्रचलित है तथा तीन तिकठी विवाह भी प्रचलित है। तो एक आपके 3 तिकठी विवाह है और बदला विवाह आपके थारू जनजाति में फेमस है। और थारू में दोनों पक्षों से विवाह तय हो जाने को पक्की पोढ़ी कहा जाता है और आपके यहाँ भी तो पक्की पोढ़ी कहा जाता है परीक्षा होने के बाद वाले समय को। आगे देखेंगे कि उत्तर प्रदेश में 2 अक्टूबर 1980 को थारू विकास परियोजना का आरंभ किया गया था। तो यूपी में 2 अक्टूबर 1980 को थारू विकास परियोजना का गठन किया गया है। यहाँ से आपको ध्यान रखना है। और 1980 तो वही समय है जब देश में लाया गया था रासुका वाला कानून, आपको ध्यान रखना है। इतना ही नहीं, 1980 में 6 अनुसूचित बैंकों का राष्ट्रीयकरण भी किया गया था
और 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया है, और जबकि ग्रामीण बैंकों की स्थापना 1975 में की गई थी। चलिए आगे देखेंगे जो जौनसारी जनजात है इसके बारे में क्या इंपॉर्टेंट है। जौनसारी जनजात, तो जौनसारी समुदाय के मुख्य त्योहार विशु जिसे बैसाखी, पंचाई जिसे दशहरा, और दियाई जिसे दिवाली कहते हैं, और नुड़ाई, अड़हुई आदि हैं, ये दीपावली को एक माह बाद मनाते हैं। मतलब दीपावली हमारे यहाँ जब होती है उसके एक माह बाद ही दीपावली मनाते हैं। और हारुल, रासो, घुमसू, छेला, धी, तांदी, मरोज, पौड़ाई आदि इनके प्रमुख नृत्य हैं। तो इनके प्रमुख जो नृत्य हैं इनको आपको थोड़ा बहुत ध्यान रखना है, हालांकि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। एक बात याद रखना कि जो जौनसारी वाले लोग हैं ये बहु विवाह के लिए जाने जाते हैं। यहाँ पर बहु विवाह प्रचलित है, मतलब एक व्यक्ति कई शादियाँ कर सकता है, ऐसी प्रथाएं यहाँ प्रचलित हैं। जो अगली जनजात है बुक्सा या फिर भोक्सा जनजात है, तो यहाँ क्या इंपॉर्टेंट है, ये जनजात बिजनौर में पाई जाती है। और बिजनौर को याद रखना, यहीं से गंगा का प्रवेश यूपी में हुआ है, यहीं से गंगा का प्रवेश यूपी में हुआ है। और बुक्सा जनजात की पंचायत को सर्वोच्च व्यक्ति को तखत कहा जाता है। तो बुक्सा जो जनजात है पंचायत के सर्वोच्च व्यक्ति को तखत कहा जाता है। कमेंट में आप बताइएगा कि तखत आपके यहाँ किसे कहा जाता है। उत्तर प्रदेश में बुक्सा जनजाति विकास परियोजना 1983-84 में आरंभ की गई थी। तो बुक्सा जनजाति परियोजना 1983-84 में है। और जबकि थारू पूछा जाए तो 1980 में थारू के लिए सरकार ने ध्यान दिया था। आगे देखेंगे जो अगली जनजाति है खरवार जनजाति है। उत्तर प्रदेश में खरवार जनजाति के लोग मुख्यतः सोनभद्र में मिल जाएंगे निवास करते हैं। और सूरजवंशी, पतबंधी, दौलतबंधी, खेरी, मौगती, आर्मिया इस जनजाति की उपजातियां हैं। तो एक जनजाति की जो उपजातियां हैं यहाँ सूरजवंशी कई बार पूछा गया है। जो सूरजवंशी उपजाति है किस जनजाति को समाहित करती है, तो सूरजवंशी खरवार जनजात से है। और आगे इतना ही नहीं, बधौस, वनसंती और दुल्हा देव, घमसान, गोरैया आदि इनके प्रमुख देवता हैं। खरवार जनजात का प्रमुख नृत्य कर्मा है। तो कर्मा ध्यान रखना है कि कर्मा किस जनजात का मुख्य नृत्य है, जवाब मिल जाएगा जो आपकी खरवार जनजात है। आगे देखेंगे जो आगे फैक्ट है, यूपी की नदियां से लेकर क्या पूछा जाएगा, तो गंगा और यमुना उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदियां हैं। गंगा उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नदी है और जिसकी लंबाई लगभग 2500 किलोमीटर के आसपास मानी गई है। और उत्तर प्रदेश की नदियों का उद्गम के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है। अब हिमालय से निकलने वाली नदियाँ जिनमें गंगा है, यमुना है, काली या फिर शारदा कहते हैं, रामगंगा है और घाघरा है और गंडक शामिल है। और वहीं उत्तर प्रदेश के मैदानी भाग से जो निकलते हैं जिनमें गोमती शामिल है, वरुणा शामिल है, पांडो है, ईसन है और रिहंद है। यूपी के मैदानी भाग से हैं। जबकि दक्षिणी भाग से चंबल मिल जाएगी, बेतवा है, केन है, सोन है, टोंस है, कन्हार है और रिहंद है। ये आपके दक्षिणी भाग से निकलने वाली नदियां हैं। आगे बढ़ेंगे और हम जानेंगे कुछ और भी फैक्ट। अब एक एक नदियां जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं उनको हम डिस्कस करते हैं। जो गंगा नदी है जिसका उद्गम गंगोत्री उत्तराखंड में स्थित है और इसकी लंबाई 2655 यहाँ बताया जा रहा है। लगभग 25 से ज़्यादा इसकी लंबाई भारत में है। और यहाँ जो लंबाई लिखी गई है जो बांग्लादेश की लंबाई है उसका कुछ हिस्सा भी यहाँ शामिल किया गया होगा। और आपको ध्यान रखना लगभग 2500 से ज़्यादा है। और अंत कहाँ होता है, बंगाल की खाड़ी में। तो गंगा का उद्गम कहाँ से हुआ है, गंगोत्री से। और इसका अंत कहाँ है, मुहाना कहाँ है, बंगाल की खाड़ी में है। और जो इसकी सहायक नदियाँ हैं, अलकनंदा है, भागीरथी है, रामगंगा है, यमुना इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी है, कोशी है, इसे बिहार का शोक भी कहा जाता है, घाघरा है, गंडक है और गोमती है। ये गंगा की सहायक नदियां हैं। आगे ध्यान देंगे जो यमुना नदी है, यमुना नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है, तो उत्तराखंड के बंदरपुर पर्वत के यमुनोत्री हिमानी से हिमना से हुआ है। इसकी लंबाई 1376 किलोमीटर है। जिसका अंत है इलाहाबाद में हुआ है और गंगा नदी में जाकर ये मिल जाती है। और जो इसकी सहायक नदियाँ हैं जिसमें चंबल है, बेतवा है, गिरी है, केन है। तो चंबल, बेतवा, गिरी, केन इसकी सहायक नदियाँ हैं। आगे बात करते हैं
यमुना के बाद जो अगली नदी है रामगंगा नदी है। रामगंगा नदी का उद्गम उत्तराखंड के दूधातोली पर्वत से है और इसकी लंबाई 590 किलोमीटर है और अंत इसका कन्नौज के पास हुआ है, गंगा में जाकर मिली है। तो रामगंगा जाकर कहाँ मिली है? कन्नौज में। और किस में जाकर मिली है? तो गंगा में जाकर मिली है, जो इसकी सहायक नदी है। इसकी सहायक नदी को आपको ध्यान रखना है। अगली नदी है घाघरा नदी और गोमती, हम दोनों देखेंगे। जो घाघरा नदी है इसका उद्गम तिब्बत से है, लंबाई है 1080 किलोमीटर इसकी लंबाई है, जिसका अंत है छपरा के पास गंगा में जाकर मिल गई है। जिसकी सहायक नदी है राप्ता, शारदा और छोटी गंडक इसकी सहायक नदियां हैं। और जबकि गोमती तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यूपी की राजधानी लखनऊ गोमती के किनारे ही बसी हुई है। तो गोमती आपको ध्यान रखना है, जिसका उद्गम है पीलीभीत से हुआ है, जिसकी लंबाई है 940 किलोमीटर इसकी लंबाई मानी गई है। आगे देखेंगे। अच्छा, गोमती नदी हम देख चुके हैं और इसका जो अंत है गोमती नदी का जो अंत है, अंत इसका गाजीपुर है। तो गाजीपुर के निकट कहाँ? गंगा में है। जिसकी सहायक नदियाँ हैं जोमकाई है, वरना है, शई है और गच्छा इसकी सहायक नदियाँ हैं। चलिए देखते हैं। गोमती के अलावा शारदा नदी है, जिसको हम काली नदी भी कहते हैं, जो इसका उद्गम है उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जनपद में तिब्बत सीमा के पास इसका उद्गम है। इसकी लंबाई 480 है और इसका अंत कहाँ हुआ है? तो उत्तर प्रदेश में बहराम घाट के निकट घाघरा नदी में जाकर मिल जाती है, जो इसकी सहायक नदी है। जहाँ सरयू है, पूर्वी रामगंगा है, दहावर है, सुहेली है, धरिया है, लिसार इसकी सहायक नदियाँ हैं शारदा की। आगे बढ़ेंगे। गंडक नदी, जो गंडक है उद्गम तिब्बत नेपाल सीमा पर धौलागिरी पर्वत से है, जिसकी लंबाई 630 है और इसकी लंबाई भारत में 300 किलोमीटर है, जिसका अंत है पटना में हुआ है और कहाँ जाकर मिली है? गंगा में जाकर मिल जाती है। जो इसकी सहायक नदी है त्रिशूली गंगा इसकी सहायक नदी है। राप्ती नदी का उद्गम है नेपाल से है और जबकि इसकी लंबाई 640 किलोमीटर है। अंत कहाँ है? तो बारहस के निकट घाघरा नदी में इसका मुहाना स्थित है। आगे जो चंबल नदी है, चंबल के बारे में ध्यान रखना है। जो इसका उद्गम है मध्य प्रदेश, इसका उद्गम है, लंबाई 966 किलोमीटर है। इसका अंत इटावा में है, इटावा में यमुना में जाकर मिल जाती है। जिसकी सहायक नदी पार्वती है, नवाज है, बनास है, छिप्रा है, दूधी इसके सहायक नदियां हैं। आगे देखेंगे। चंबल के बाद बेतवा नदी है। बेतवा नदी यहाँ से इंपॉर्टेंट क्या है? इसका उद्गम एमपी में है, लंबाई 480 है और अंत हमीरपुर के पास यमुना में है। शहर को भी आपको ध्यान देना है। जिसकी सहायक नदियाँ हैं धनास है और वीना, बेतवा की सहायक नदियाँ हैं। तो धनास और वीना सहायक नदियाँ हैं। आगे बढ़ते हैं सोन नदी की तरफ। सोन नदी उद्गम एमपी में हुआ है, एमपी राज्य से है और लंबाई इसकी है 784 और अंत पटना के पास गंगा में जाकर मिल जाती है। जिसकी सहायक नदी है, सहायक नदी महानदी रिहंद और घग्घर। हालांकि यहाँ महानदी वो वाली महानदी नहीं है, आपको ध्यान रखना है, क्योंकि महानदी जो बड़ी वाली है वो जाकर बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। आगे देखेंगे। उत्तर प्रदेश के प्रमुख नृत्य क्या पूछे जाएंगे कि राज्य में लोकगीतों के साथ साथ लोक नृत्य का इतिहास भी प्राचीन है। राज्य के विभिन्न भागों के इन नृत्यों के विभिन्न प्रकार भिन्न भिन्न अवसरों पर देखने को मिलते हैं। सबसे पहला नृत्य है धोबिया नृत्य है, जिसको धोबिया नृत्य भी कहते हैं। यह जो भी समुदाय द्वारा किया जाने वाला नृत्य है, जिसमें नृत्य के माध्यम से धोबी व गधे के संबंधों की तुलनात्मक अध्ययन की जानकारी प्राप्त होती है। तो ध्यान रखना है, धोबिया नृत्य में धोबी व गधे के बीच जो संबंध है उनका तुलनात्मक अध्ययन की जानकारी मिलती है, क्योंकि धोबी के लिए एक सहारा गधा होता है, जिस पर वो अपने घाटों पर कपड़े को लाद कर लेके जाता है। तो धोबी व गधे के बीच का जो संबंध है वो आपको धोबिया नृत्य में मिल जाएगा। ख्याल नृत्य है। ख्याल नृत्य तो पुत्र के जन्म पर मनाया जाता है, पुत्र के जन्मोत्सव पर ख्याल किया जाता है। तो पुत्र के जन्मोत्सव पर ख्याल नृत्य किया जाता है, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। और साथ ही में इसके अंतर्गत रंगीन कागजों बांसों की सहायता से मंदिर बनाकर फिर से उसे सिर पर रखकर नृत्य किया जाता है। काफ़ी अच्छा डांस होगा। ख्याल नृत्य कलाबाज नृत्य, इस नृत्य को अवध क्षेत्र के लोग करते हैं। इसमें नर्तक मोरबाजा लेकर कच्ची घोड़ी पर बैठकर
नृत्य करते हैं, जिसे हम कलाबाजी कहते हैं। आगे देखेंगे, नेक्स्ट है दीपावली नृत्य। दीपावली नृत्य बुंदेलखंड के अहीरों द्वारा अनेकानेक दीपकों को प्रज्वलित करके किसी घड़े, कलश, थाली तथा परात में रखकर तथा उन प्रज्वलित दियों को सिर पर रखकर नृत्य किया जाता है। जो आपकी राई है यह बुंदेलखंड का है और महिलाओं द्वारा किया जाता है। यहाँ की महिलाएं इस नृत्य को विशेषता श्री कृष्ण के जन्म के अवसर पर करती हैं और इसको मयूर की भांति किया जाता है, इसलिए इसे मयूर नृत्य भी कहा जाता है। यह राई नृत्य हुआ, बुंदेलखंड में फेमस है। अगला पाई डंडा है, तो पाई डंडा हम देखेंगे। जो पाई डंडा नृत्य है बुंदेलखंड इलाके के अहीरों द्वारा छोटे छोटे डंडे लेकर गुजरात की डांडिया की भांति किया जाता है। अगला है देवी नृत्य। यह नृत्य अधिकांशतः बुंदेलखंड क्षेत्र में प्रचलित है और इस लोक नृत्य में एक नर्तक देवी का स्वरूप धरकर अन्य नर्तकों के सामने खड़ा रहता है तथा उसके सम्मुख सभी नृत्य करते हैं। आगे देखेंगे, जो अगला है ये देवी नृत्य हुआ। अगला जो नृत्य है बुंदेलखंड में फेमस है देवी नृत्य, नटवरी नृत्य। जो नटवरी है इसके लिए क्या पूछा जाएगा आपसे, आपको ध्यान रखना है। नटवरी पूर्वांचल क्षेत्र का है और हीरो द्वारा किया जाता है। यह नृत्य गीत व नक्कारे शुरू पर किया जाता है। आगे जो छपेली है, एक हाथ में रुमाल तथा दूसरे हाथ में दर्पण या फिर आईना लेकर, ये क्वेश्चन पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। जो छपेली है, एक हाथ में रुमाल और दूसरे हाथ में आईना लेकर किया जाने वाला नृत्य आध्यात्मिक समुन्नति का कामना की जाती है, तो आधुनिक समुन्नति की कामना की जाती है इस नृत्य में, छपेली में। आगे देखेंगे, जो छोलिया है, छोलिया नृत्य है, ये क्या है, तो राजपूतों द्वारा यह नृत्य विवाह अवसर पर किया जाता है। तो विवाह के उत्सव पर छोलिया नृत्य किया जाता है। इस नृत्य को करते समय एक हाथ में तलवार तथा दूसरे हाथ में ढाल होती है और राजपूतों के हाथ में वैसे भी शुरुआत से ही तलवार रही है, तो राजपूतों द्वारा किया जाता है। और कब किया जाता है, तो विवाह के समय किया जाता है। एक हाथ में तलवार और दूसरे हाथ में ढाल लेकर किया जाता है। आगे जो चरकुला है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप जितने स्टार बना पाए इसमें स्टार बना लीजिए, क्योंकि चरकुला तो आपसे पूछा गया है ना जाने कितनी बार, और मैं कह रहा हूँ हमें ऐसा लग रहा है कि यही फिर से कहीं ना जाए। ब्रजवासियों द्वारा किया जाता है। जो ब्रजवासी है, जो मथुरा वाला क्षेत्र है, वही किया जाता है आपसे चरकुला नृत्य। और आगे कैसे किया जाता है, तो इस नृत्य में, घड़ा नृत्य में बैलगाड़ी अथवा रथ के पहिए पर अनेक घड़े रखे जाते हैं और फिर उसे सिर पर रखकर नृत्य किया जाता है। चरकुला नृत्य काफ़ी ज़्यादा फेमस है और 108 दीपों को प्रज्वलित भी किया जाता है सिर पर रथ के पहियों को रखकर। आगे जो धुरिया नृत्य है बुंदेलखंड इसका क्षेत्र है, धुरिया का बुंदेलखंड क्षेत्र है। प्रजापति जिन्हें कुम्हार कहते हैं, इस नृत्य को स्त्री वेश धारण करके करते हैं। तो इस नृत्य को जो धुरिया नृत्य है, बुंदेलखंड के लोग, कुम्हार जात के लोग स्त्री के वेश में इस नृत्य को करते हैं। जो पासी नृत्य है, पासी जात के लोगों द्वारा यह नृत्य किया जाता है। और आगे इस नृत्य में 7 अलग अलग मुद्राओं की एक गति होती है, एक ही लय में युद्ध की भांति नृत्य किया जाता है। कितने लोगों ने देखा है पासी डांस, पासी नृत्य? कमेंट में बताइएगा कि अगर आपने देखा है जो पासी नृत्य है तो आप बताइएगा ज़रूर, ठीक है। आगे जो शेरा नृत्य है, शेरा जिसको हम शेरा भी कहते हैं कभी कभी, जो शेरा है, शेरा नृत्य कहाँ का है, तो यह बुंदेलखंड का है। और कृषक अपनी फसलों को काटते समय हर्षोल्लास प्रकट करते हैं। तो कृषक अपनी फसल को काटते समय जो हर्षोल्लास है उसको दिखाने के लिए शेरा नृत्य किया जाता है। जो अगला धीवर है, यह नृत्य अनेक शुभ अवसरों पर विशेष रूप से कहार जात के लोगों द्वारा किया जाता है। जो कहार जात के लोग हैं उनके द्वारा किया जाता है, किसी विशेष क्षेत्र में नहीं है। अगला जोगनी है, जो जोगनी नृत्य है, इस नृत्य को विशेषकर रामनवमी के त्यौहार पर किया जाता है। और जहाँ जहाँ नृत्य में अवसर आ रहे हैं, कब किया जाता है, वहाँ आपको ध्यान देना है। रामनवमी पर जोगनी होता है। और आगे इसके अंतर्गत कुछ पुरुष महिलाओं का रूप धारण करते साधुओं के रूप में डांस करते हैं, नृत्य करते हैं। अगला धोबिया नृत्य है। यह नृत्य मांगलिक शुभ अवसरों पर किया जाता है। इसमें नर्तक अन्य नर्तक के घेरे के अंदर कच्ची घोड़ी पर बैठकर नृत्य करता है, जिसे हम धोबिया नृत्य कहते हैं। आगे हम देखेंगे जो यूपी के नृत्य हैं उनसे संबंधित कुछ और भी परंपराएं जो हैं,
लोक नृत्य नटोरी में नर्तक कुश्ती लड़ते हैं, कबड्डी खेलते हैं। ध्यान रखना है, जो नटोरी है इसमें नर्तक कुश्ती लड़ते हैं, कबड्डी खेलते हैं, चिड़ियों जैसा व्यवहार करते हैं। जबकि कर्मा लोक नृत्य के अंतर्गत नर्तक फुदकते हैं तथा वृक्षों से पत्तियां तथा डालियां काटकर पुजारी को लाकर देते हैं तथा नृत्य करते हुए इन वृक्षों की पत्तियां तथा शाखाएं शराब के साथ नरकतों द्वारा चढ़ाई जाती है। ये आपका कर्मा है। और अगला नटोरी इसके ऊपर वाला था। आपको ध्यान रखना है नटोरी कर्मा में कैसे चीज़ें जो परंपराएं हैं। और इतना ही नहीं, जो डोम जात के प्रति आदर प्रदर्शित करने वाले दसिया तथा गोंड जनजातियों के नर्तक डोमकच नृत्य करते हैं। और मिर्जापुर के घर कहारी नृत्य में पुरुष उछल कूद कर कलाबाजी का प्रदर्शन करते हैं। ये आपके लोक नृत्य से संबंधित बातें रहीं। अब हम बात करते हैं जहां से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वाला फैक्ट है यूपी के उद्योग के बारे में। यहां से क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है और आगे भी पूछे जाने की प्रबल संभावनाएं हैं। जो डीजल लोकोमोटिव है बनारस में स्थित है और तेल शोधक कारखाना मथुरा में लगाया गया है और इंडियन ऑयल का कारखाना लगाया गया है मथुरा में। और पूरे भारत की सबसे बड़ी तेल शोधक कंपनी जिसे हम कहते हैं रिलायंस, जो जामनगर गुजरात में लगाई गई है। और यहाँ मथुरा में इंडियन ऑयल का लगाया गया है, तेल शोधक कारखाना मथुरा में लगाया गया है। हिंदुस्तान एल्युमिनियम कॉर्पोरेशन सोनभद्र में स्थित है। और जबकि परमाणु संयंत्र केंद्र नरौरा बुलंदशहर में स्थित है। और कृत्रिम अंग निर्माण लिमिटेड कानपुर में है। और सिंगरौली कोयला खान यहाँ बनारस लिखा है, हमारे हिसाब से यहाँ गलत है। यहाँ पर सोनभद्र होना चाहिए था, यहाँ पर सोनभद्र होना चाहिए क्योंकि सिंगरौली कोयला खान आपके सोनभद्र में पड़ जाएगा। चलिए देखेंगे आगे कुछ और भी फैक्ट। मॉडर्न बेकरीज कानपुर में मिल जाएगी, मॉडर्न बेकरीज कानपुर में है। और इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज रायबरेली में है, नैनी में। अगला हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड लखनऊ और कानपुर में है। और आगे बात की जाए कि डीप फ्रीज मीट प्लांट टुंडला फिरोजाबाद में है। ट्रांसफार्मर फैक्ट्री ये झांसी में है, ये इंपॉर्टेंट आपके लिए है। और आगे कि अपट्रान कैपेसिटर लिमिटेड लखनऊ में है। और भारतीय चमड़ा रंगाई एवं जूता संस्थान कानपुर में है। जितने मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, जितने में मैं गोला बना रहा हूँ, वो फैक्ट आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और उत्तर प्रदेश खनिज संपदा में धनी राज्य है। यहाँ विंध्य क्षेत्र की पर्वत श्रृंखला, बुंदेलखंडी क्षेत्रों, हिमालय श्रेणी के निचले क्षेत्रों तथा नदी घाटियों में विभिन्न प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। और उत्तर प्रदेश में 1995 में भूतत्व एवं खनिज कर्म निदेशालय की स्थापना की गई थी तथा 1974 में उत्तर प्रदेश में खनिज विकास लिमिटेड की स्थापना की गई है। तथा उत्तर प्रदेश की पहली खनिज नीति 1998 में घोषित की गई है। तो यूपी की पहली खनिज नीति 1998, जबकि इसके विभाग की बात की जाए तो 1974 में बात की गई है। आगे चूना पत्थर की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में चूना पत्थर मिर्ज़ापुर में पाया जाता है। और वहीं सोनभद्र में कजराहाट के क्षेत्र में चूना पत्थर वाला क्षेत्र पाया जाता है। और कोयला की बात की जाए तो सिंगरौली बहुत ज़्यादा फेमस है कोयला के लिए। और आगे बात की जाए बॉक्साइट की तो बॉक्साइट चंदौली और चित्रकूट 2 स्थान ज़्यादा फेमस हुए हैं। और डोलोमाइट के लिए सोनभद्र आपको याद रखना है। और कांच बालू के लिए इलाहाबाद बहुत ज़्यादा फेमस है। और साथ ही में चित्रकूट, तो चित्रकूट भी ज़्यादा फेमस है और इलाहाबाद फेमस है। और अगला पोटास के लिए तो इलाहाबाद, चंदौली, झांसी याद रखना है। और सिलखड़ी के लिए हमीरपुर, झांसी है। और पायराइट्स के लिए सोनभद्र आपको याद रखना है। और अगला रॉक फास्फेट के लिए ललितपुर है और यही यूरेनियम भी पाया जाता है। हीरा के लिए बांदा, मिर्ज़ापुर मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो हीरा के लिए बांदा और मिर्ज़ापुर आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ेंगे हम देखेंगे और भी जो खनिज संसाधन है। जहाँ हम सोना की बात किया जाए, सोना, और सोना तो बहुत ज़्यादा फेमस है, प्रचलन नाम का बहुत ज़्यादा हो गया है। अब सोना नाम का प्रचलन किस लिए हुआ है वो आप बताएंगे। तो सोना शारदा व रामगंगा नदी की रेत में पाया जाता है, लेकिन यहाँ हर घर में सोना पाया जाता है। और तांबा ललितपुर में ज़्यादा फेमस है। और वहीं यूरेनियम ललितपुर में है, संगमरमर मिर्ज़ापुर सोनभद्र है। और जिप्सम झांसी हमीरपुर है, जबकि सैंडस्टोन मिर्ज़ापुर में है। चलिए आगे कुछ और भी फैक्ट देखेंगे।
जहाँ यूपी की जो प्रमुख ताल हैं, जो यूपी की प्रमुख झीलें हैं, उनको देखेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले झील सुरहा ताल है जो बलिया में स्थित है, और करेला लखनऊ में स्थित है, और भूंगताल रायबरेली में है, राधा कुंड मथुरा में है, और अगला वल्हापारा कानपुर में है, राजा का बांध सुल्तानपुर में है, और जबकि औंधी ताल बनारस में या फिर वाराणसी में है। आगे देखेंगे जो मोती झील है कानपुर में मिल जाएगी, मोती झील कानपुर में। रामगढ़ ताल गोरखपुर में, और गोरखपुर में एक जनजात है उसके तराई क्षेत्र में निवास करती है, कमेंट में बता देना आप। सेखा ताल अलीगढ़ में है, दरवन झील फैजाबाद में है, चित्तौरा झील बहराइच में है, बेला सागर महोबा में है, टांडा दरी झील मिर्जापुर में है, मदन सागर महोबा में है, और कुंद्रा समुद्र उन्नाव में है, और कीठम झील आगरा में स्थित है। आगे बात करेंगे जो उत्तर प्रदेश के प्रमुख पक्षी विहार हैं, प्रमुख पक्षी विहार कौन से हैं? जो सबसे इंपॉर्टेंट है नवाबगंज पक्षी विहार उन्नाव में स्थित है। स्थापना आपको ध्यान नहीं रखना है, स्थान ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि नवाबगंज पक्षी विहार है कहाँ, उन्नाव में है। स्थापना 1984 में हुई, जबकि क्षेत्रफल 2.25 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। जो अगला पक्षी विहार है समसपुर पक्षी विहार है, और समसपुर पक्षी विहार रायबरेली में स्थित है। स्थापना वर्ष इंपॉर्टेंट नहीं है, और जो इसका क्षेत्रफल है 8 वर्ग किलोमीटर है। लाख बहुत सी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कन्नौज में है। कन्नौज को इत्र की नगरी कहा जाता है, सुगंधित नगरी कहा जाता है कन्नौज को। तो लाख बहुत सी कन्नौज में स्थित है। स्थापना इंपॉर्टेंट है नहीं, क्षेत्रफल भी इतना इंपॉर्टेंट है नहीं। आगे बढ़ेंगे, लाख बहुत सी कहाँ पर है? कन्नौज में है। जो पटना पक्षी विहार है यूपी का सबसे छोटा पक्षी विहार है, पटना पक्षी विहार एटा में मिल जाएगा। स्थापना 1990 में हुई थी, और क्षेत्रफल मात्र 1.11 वर्ग किलोमीटर है। अगला विजय सागर पक्षी विहार है। जो विजय सागर पक्षी विहार है महोबा में है, और विजय सागर झील भी महोबा में है। स्थापना 1990 में है, क्षेत्रफल मैटर नहीं करेगा। पार्वती अर्गा पक्षी विहार गोंडा में मिल जाएगा, क्षेत्रफल मैटर नहीं करेगा, और इसका जो क्षेत्रफल है और इसका स्थापना वर्ष है ये सब आपके मैटर नहीं करेंगे। अगला जो समान पक्षी विहार है, समान पक्षी विहार मैनपुर है, मैनपुरी है, और मैनपुरी जहाँ की तंबाकू बहुत ज़्यादा फेमस है, तो समान पक्षी विहार मैनपुरी में है। स्थापना मैटर नहीं करेगा, और क्षेत्रफल मैटर आपके लिए नहीं करेगा। आगे बढ़ेंगे, जो ओखला पक्षी विहार है, ओखला पक्षी विहार गौतम बुद्ध नगर में है। स्थापना इंपॉर्टेंट है नहीं, और क्षेत्रफल इंपॉर्टेंट है नहीं। आगे बढ़ेंगे, बखीरा पक्षी विहार। जो बखीरा पक्षी विहार है संत कबीर नगर में मिल जाएगा। और वही बात की जाए जो सांडी पक्षी विहार है हरदोई में मिल जाएगा। तो सांडी पक्षी विहार हरदोई में, जबकि बखीरा संत कबीर नगर में, और सुर सरोवर झील और सुर सरोवर पक्षी विहार दोनों आगरा में मिल जाएंगे। सुर सरोवर झील और सुर सरोवर पक्षी विहार आगरा में मिल जाएंगे। और जबकि सुरहा ताल बलिया में है, और सुरहा पक्षी विहार, सुरहा ताल पक्षी विहार भी आपको बलिया में मिल जाएगा। बलिया चित्तू पांडे की जन्मभूमि बलिया, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बलिया। आगे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पक्षी विहार, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि डॉक्टर भीमराव पक्षी विहार प्रतापगढ़ में है, जबकि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय लखनऊ में स्थित है। अब बताइएगा कमेंट में, अब बताइएगा, आप ये बताइएगा कि यूपी में कितने केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं, अब बता देना। और स्थापना कब हुई? 2003 में, जबकि क्षेत्रफल भी आपके लिए मैटर नहीं करेगा। करेंगे यूपी के जो प्रमुख पर्यटन स्थल हैं, जो ऐतिहासिक स्थल हैं, कौन नहीं जानता ताजमहल को बताते हुए लज्जा आती है कि ताजमहल कहाँ है? आगरा में है। वृंदावन कहाँ है? मथुरा में है। और अगला खान का रशीदिया कहाँ है? मैनपुरी में है। भगवान वराह मंदिर कहाँ है? कासगंज में है। शाकंभरी देवी मंदिर कहाँ है? सहारनपुर में है। जितना मैं गोला बना रहा हूँ वही आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। और दान तीर्थ कहाँ है? मेरठ में है। और झारखंडेश्वर शिवलिंग कहाँ है? हापुड़ में है। और व्यास झील नरसिंह टीला जालौन में है। नरसिंह टीला आप ध्यान रखना है, जालौन में नरसिंह टीला है। आगे बढ़ेंगे, जो विंध्यवासिनी मंदिर है मिर्जापुर में मिल जाएगी। विंध्यवासिनी मंदिर मिर्जापुर में है। और लेदोसर मंदिर
बाराबंकी में है, भृंग मंदिर बलिया में है, और गोला गोकर्णनाथ मंदिर लखीमपुर में है। यहाँ पर लोग ज़्यादा गोला गोकर्णनाथ मंदिर को गोरखपुर ना जाने क्यों जाते हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि गोला गोकर्णनाथ मंदिर लखीमपुर खीरी में है, और जबकि रूमी दरवाजा लखनऊ में है, आनंद भवन इलाहाबाद में है, और कड़क शाह बाबा की मज़ार कौशाम्बी में है। और कौशाम्बी इतना ही नहीं, कौशाम्बी जैन और बौद्ध दोनों की तीर्थस्थली कौशाम्बी है। और बावनी शहीद स्थल, जितना स्टार बनाना हो बना लीजिए आप। यही क्वेश्चन आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि बावनी इमली शहीद स्थल कहाँ है, फतेहपुर में है। और अभी हाल ही में संपन्न हुई परीक्षा UPPCS RO इस बात की गवाही दे रहा है कि पूछा गया था कि बावनी इमली शहीद स्थल जो फतेहपुर में है, जहां आपको मिलान के लिए आया था, और फांसी शहीद स्थल जो इलाहाबाद में स्थित है, और अगला कनक भवन अयोध्या में है। और अयोध्या में इतना ही नहीं, सास बहू वाला मंदिर भी, बहू बेगम का मकबरा भी अयोध्या में है। और जब सास बहू आ ही गया है तो जान लीजिए मध्य प्रदेश में सास बहू का मंदिर स्थित है। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे जो शुक्लताल है, शुक्लताल कानपुर में है, और गोरखनाथ मंदिर गोरखपुर में है। और यहीं से नाथ संप्रदाय के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी संबंध रखते हैं। और संत कबीर निर्वाण स्थल मगहर में है, ध्यान रखना है। और माथा कुंवर बुद्ध प्रतिमा कुशीनगर में है। दशावतार मंदिर जो गुप्त काल के मंदिर है देवगढ़ में है। हरदेव मंदिर मथुरा में है। भारद्वाज आश्रम इलाहाबाद में है। भारद्वाज तो इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन पूछा जाए अगर आपसे वाल्मीकि आश्रम, जहां पर महर्षि वाल्मीकि ने बैठकर रामायण की रचना की है, वो आश्रम कहाँ है, तो वो आश्रम बिठूर में मिल जाएगा। और बिठूर कहाँ मिल जाएगा, कानपुर में मिल जाएगा, गंगा नदी के किनारे। और अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट, लॉर्ड कॉर्नवालिस का मकबरा कहाँ है, गाजीपुर में है। और धानपुर शहीद स्मारक चंदौली में है, जबकि एजाज अली हाल कहाँ है, बिजनौर में है। और बेलहा देवी मंदिर प्रतापगढ़ में है। 84 गुंबद कहाँ मिल जाएगा, कापली में मिल जाएगा। सीताकुंड घाट सुल्तानपुर में है, जबकि घाटों का नगर बनारस को कहा जाता है, पंडों का नगर बनारस को कहा जाता है। आगे रेणुकेश्वर महादेव मंदिर सोनभद्र में है। पार्वती अर्गा या फिर अर्गा पार्वती मंदिर गोंडा में है। और देवी पाटन मंदिर बलरामपुर में है। और देवी पाटन मेला भी यहाँ लगाया जाता है। कलिंजर दुर्ग बांदा में है। और मकरबई मंदिर महोबा में है। और रानी महल झांसीपुर में है। चाइना मंदिर ध्यान रखना श्रावस्ती में है। अशफाक उल्लाह खां की मज़ार कहाँ है, शाहजहांपुर में है, इंपॉर्टेंट है। और जायसी स्मारक रायबरेली में है। और मुगल घाट फर्रुखाबाद में मिल जाएगा। आगे देखेंगे जो आगे कुछ और भी प्रमुख ऐतिहासिक या तीर्थ स्थल हैं, उनमें इंपॉर्टेंट है श्री सनातन धर्म मंदिर गौतम बुद्ध नगर है। और देवकली मंदिर औरैया में है। दाऊजी मंदिर मथुरा में है। तुलसी स्मारक बांदा में है। लाल दरवाजा जौनपुर में है। और जौनपुर की स्थापना किसने की थी, कमेंट में बता देना आप। हाजी वारिस अली शाह की दरगाह जो बाराबंकी में है। कपिल मुनि आश्रम फर्रुखाबाद में है। महर्षि दधीच आश्रम सीतापुर में इंपॉर्टेंट है। और छेमकली मंदिर कन्नौज में है। भरतकुंड फैजाबाद में है। कुंतेश्वर मंदिर बाराबंकी में है। सलामत शाह मज़ार बाराबंकी में मिल जाएगी। और यहाँ ध्यान रखना आप कि हाजी वारिस अली शाह की दरगाह कहाँ है, बाराबंकी में है। और जहाँ पर देवा शरीफ का मेला लगता है। आगे बढ़ेंगे जो यूपी के प्रमुख बांध हैं, बांध से क्या पूछा जाएगा। जो पहला बांध रामगंगा है, रामगंगा पर है। और कहाँ पर है, तो धामपुर में स्थित है। और जबकि गोविंद वल्लभ पंत बांध कहाँ है, तो नदी है रिहंद पर है। स्थान आपका पिपरी सोनभद्र मिल जाएगा। आगे बात करेंगे गोविंद सागर बांध की। जो गोविंद सागर बांध है शहजाद नदी पर है, स्थित कहाँ है, ललितपुर में स्थित है। और सजनाम बांध कहाँ है, सजनाम नदी पर है। कहाँ पर है, ललितपुर में है। आगे बढ़ेंगे सुकमा डुकमा बांध कहाँ है, किस नदी पर है, बेतवा है। और झांसी में स्थित है। जबकि चंद्रप्रभा बांध कहाँ है, तो चंद्रप्रभा पर है। और कहाँ पर है ये, तो चंदौली में मिलेगा आपको। अगला है कन्हर बांध, कन्हर नदी पर है। और कहाँ पर है, तो सोनभद्र में है। और जबकि अर्जुन बांध अर्जुन नदी पर है। और अर्जुन नदी पर कहाँ बनाया गया है, तो जवाब आपका
महोबा हो जाएगा। अगला जो पथराई बांध है, पथराई बांध कहाँ है, तो पथारी और सुखनाई नदी पर स्थित है और स्थान कहाँ है, झांसी है। जबकि शहजाद बांध शहजाद पर है, झांसी में ललितपुर में बनाया गया है। आगे बात करेंगे। अगला जो रोहिणी बांध है किस नदी पर है, रोहिणी पर स्थित है और कहाँ पर है, ललितपुर में है। कालागढ़ बांध कहाँ है, रामगंगा पर है, कालागढ़ में स्थित है। जो अगला बांध है देखेंगे परीक्षा बांध, मोस्ट इंपॉर्टेंट वाला कि परीक्षा बांध कहाँ है, बेतवा नदी पर है और है कहाँ, ये झांसी में है। बना लेना स्टार। अब क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना सबसे प्रबल। जो मेजा बांध है बेलन नदी पर है, मिर्जापुर में स्थित है आपका मेजा बांध। आगे बढ़ेंगे। जो अगला अहरौर बांध है, अहरौर बांध किस नदी पर है, गराई पर है, कहाँ पर है, मिर्जापुर में है और माता टीला बेतवा पर है और झांसी में स्थित है। जहाँ पर आपका परीक्षा बांध था वहीं पर माता टीला भी बांध है। ओबरा बांध, बात की जाए ओबरा बांध तो रिहंद पर मिल जाएगा और सोनभद्र के अंदर, और ओबरा में ताप विद्युत परियोजना भी चलाई जा रही है, ध्यान रखना है। उत्तर प्रदेश के जो प्रमुख शोध संस्थान हैं हम उनकी भी बात करेंगे। जो यूपी के शोध संस्थान हैं, अगर आप सिलेबस देखे होंगे उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा का, तो वहाँ पर आपका सिलेबस अनुसंधान संस्थान वाला तो लिखा ही गया है। तो हम अनुसंधान संस्थान की बात करेंगे। सेंट्रल इंस्टीट्यूट मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स लखनऊ में है और केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान लखनऊ में है। न्यायिक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान लखनऊ में है। अनुसंधान अभिकल्प एवं मानक संगठन लखनऊ में है। नेशनल ब्यूरो ऑफ फिश जेनेटिक रिसोर्सेज लखनऊ में है। गोला वाला इंपॉर्टेंट ज़्यादा है, ध्यान रखना आप। राष्ट्रीय सांस्कृतिक संपदा संरक्षण अनुसंधान लखनऊ में है और राष्ट्रीय गन्ना अनुसंधान लखनऊ में है। केंद्रीय औषध अनुसंधान लखनऊ में है। राष्ट्रीय विष अनुसंधान लखनऊ में मिल जाएगा। हम आगे देखेंगे। राष्ट्रीय विष अनुसंधान लखनऊ में ही है और आगे नेशनल शुगर रिसर्च कानपुर में है, और जबकि भारतीय दलहन अनुसंधान कानपुर में है और पशु चिकित्सा अनुसंधान इज्जत नगर बरेली में है। यूपी में तो पशुओं की कोई इज्जत ही नहीं है, तो पशु चिकित्सा संस्थान इज्जत नगर बरेली में है। आगे बढ़ेंगे। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हैंडलूम टेक्नोलॉजी वाराणसी में है और हरीश चंद्र अनुसंधान इलाहाबाद में है, जो गणित के लिए जाना जाता है, और गोविंद वल्लभ पंत सामाजिक विज्ञान इलाहाबाद में है। और वहीं भारतीय चारागाह अनुसंधान झांसी में है और केंद्रीय बकरी अनुसंधान मथुरा में है। मखदूम भी मिल सकता है आपको। तो सेंट्रल पल्प एवं पेपर रिसर्च सहारनपुर है और उद्योग के मामले में सहारनपुर भी फेमस है। कागज के उद्योग के लिए और सिगरेट के उद्योग के लिए भी आपका सहारनपुर फेमस है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजिकल्स नोएडा में आपको मिल जाएगा। उत्तर प्रदेश के जो प्रमुख संग्रहालय हैं हम उनको भी कवर करेंगे, देखेंगे। जो मथुरा संग्रहालय मथुरा में है, जो यूपी में म्यूजियम बनाए गए हैं वे कहाँ हैं, और सारनाथ संग्रहालय सारनाथ में है। भारत कला भवन वाराणसी में है और राहुल संग्रहालय राहुल संकीर्तन संग्रहालय गोरखपुर में मिल जाएगा और इलाहाबाद में ही है। और पांचाल इतिहास परिषद बरेली में है। रानी महल संग्रहालय झांसी में मिल जाएगा। आगे हम बात करेंगे। जो बाल संग्रहालय है, बना लीजिए स्टार, आपको जितना बनाना है। जो बाल संग्रहालय है रिपीटेड क्वेश्चन है, 1957 में बनाया गया था और इसका पूरा नाम है मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय 1957। और कहाँ पर है ये, लखनऊ में है। मोस्ट इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन है। जो राजकीय संग्रहालय जो यूपी का सबसे पुराना है लखनऊ में बनाया गया है, और लोक संग्रहालय 1989 में लखनऊ में बनाया गया है। राजकीय बौद्ध संग्रहालय गोरखपुर में है और जनपदीय संग्रहालय सुल्तानपुर में है, और राजकीय पुरातत्व संग्रहालय कन्नौज में है, और राजकीय स्वतंत्रता संग्राम सोनानी संग्रहालय मेरठ में मिल जाएगा, जबकि राजकीय जैन संग्रहालय मथुरा में मिल जाएगा। आगे बात करेंगे कि उत्तर प्रदेश के जो प्रमुख हवाई अड्डे हैं कुछ भी आपका बचने नहीं पाएगा। प्रमुख हवाई अड्डा हिंडन कहाँ है, गाजियाबाद में है। सरवासा सहारनपुर में है और चौधरी चरण सिंह लखनऊ में है। लाल बहादुर शास्त्री वाराणसी में है, जबकि बमरौली इलाहाबाद में है। चकेरी कानपुर में है और नागरिकी हवाई अड्डा कानपुर में है, और यहीं पर पनकी विद्युत परियोजना भी कानपुर में मिल जाएगी। आगे बात करेंगे। जो खिरिया हवाई अड्डा है, खिरिया हवाई अड्डा आगरा में है
फैजाबाद हवाई अड्डा फैजाबाद में ही है, और जेवर गौतम बुद्ध नगर में है, जबकि ललितपुर में है, और झांसी में है, जबकि ताज कहाँ है? ग्रेटर नोएडा। ताज से लोग आगरा की ओर जाते हैं, आपको आगरा नहीं जाना है, ताज हवाई अड्डा ग्रेटर नोएडा में है, और जबकि बरेली वाला बरेली में ही स्थित है। अब बात करेंगे जो यूपी के वन्य जीव विहार है, चिंता मत करिए, कुछ भी छूटने नहीं पाएगा, सब कुछ लगभग कवर किया जा रहा है। यूपी के जो वन्य जीव विहार है, चंद्रप्रभा कहाँ पर है? तो चंद्रप्रभा चंदौली में मिल जाएगा, और यहाँ संबंधित पशु कौन सा है? सांभर और तेंदुआ, आपको ध्यान रखना है। चंद्रप्रभा है कहाँ? चंदौली में है। जो प्रमुख पशु यहाँ संबंधित हैं, सांभर और तेंदुआ यहाँ पर है। जोगला है किशनपुर वन्य जीव विहार, किशनपुर वन्य जीव विहार है कहाँ? तो लखीमपुर खीरी में है। संबंधित पशु कौन सा है? चीता है, तेंदुआ है, हिरन है। ध्यान थोड़ा सा आपको रखना है। आगे जो कतरनिया वन्य जीव विहार है, कतरनिया वन्य जीव विहार बहराइच में मिल जाएगा, और यहाँ जो पशु हैं संबंधित जो दुर्लभ पशु हैं जो मैदानी जीव के हैं, तो दुर्लभ जो मैदानी जीव वाले पशु हैं यहाँ पाए जाते हैं। अगला रानीपुर वन्य जीव विहार है, तो रानीपुर वन्य जीव विहार चित्रकूट में मिल जाएगा, चित्रकूट में रानी वन्य जीव विहार है। आगे बात करेंगे जो महावीर स्वामी वन्य जीव विहार है, ललितपुर में है, और यहाँ ध्यान रखना कि मोर और बंदर के लिए फेमस है महावीर स्वामी वन्य जीव विहार। आगे चंबल वन्य जीव विहार है, चंबल आगरा और इटावा में है, तो चंबल वन्य जीव विहार आगरा इटावा मिल जाएगा। और यहाँ जो पशु है घड़ियाल और डॉल्फिन, डॉल्फिन आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि डॉल्फिन किस वन्य जीव विहार में पाए जाते हैं, या फिर डॉल्फिन के संरक्षण के लिए किस वन्य जीव विहार में कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, तो डॉल्फिन के लिए आपको ध्यान रखना है जो चंबल वन्य जीव विहार है। आगे बढ़ेंगे कैमूर वन्य जीव विहार, तो कैमूर वन्य जीव विहार आपका मिर्जापुर सोनभद्र में मिल जाएगा, और यहाँ जो पशु हैं चीता, तेंदुआ, चिंकारा और काला हिरन यहाँ पे है। अगला हस्तिनापुर वन्य जीव विहार है, हस्तिनापुर मेरठ, हापुड़, बिजनौर, अमरोहा, मुजफ्फर, और संबंधित पशु कौन से हैं? मगरमच्छ और चीतल, यहाँ के जो संबंधित पशु हैं। अगला सुहागी बरवा है, सुहागी बरवा महाराजगंज में मिल जाएगा, सुहागी बरवा महाराजगंज में है, जबकि पीलीभीत टाइगर रिजर्व पीलीभीत में ही स्थापना 2008 में की गई थी, इसकी ध्यान रखना है आपको। आगे बात करेंगे उत्तर प्रदेश से गुजरने वाले प्रमुख जो राजमार्ग हैं, और जहाँ ध्यान देना है कि भारत में राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई उत्तर प्रदेश में दूसरा स्थान रखती है, जबकि पहला स्थान राजस्थान का रखा गया है। उत्तर प्रदेश से होकर गुजरने वाले सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या NH2 है, नेशनल हाईवे 2 है। यूपी लेखपाल में क्वेश्चन पूछा गया था कि यूपी से होकर गुजरने वाला सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? NH2 है, जो दिल्ली से कोलकाता तक जाता है, तो NH2 यूपी से गुजरने वाला सबसे बड़ा राजमार्ग है। और ध्यान रखना है यूपी एक ऐसा राज्य जहाँ से 13 एक्सप्रेसवे गुजरते हैं, यूपी एक ऐसा राज्य जहाँ से 13 एक्सप्रेसवे गुजरते हैं। ये रही हमारी यूपी स्पेशल की क्लास, हमने सभी बिंदुओं को कवर करने की पूरी कोशिश की है। हम उम्मीद करेंगे कि यहाँ से आपका क्वेश्चन फंस जाएगा। आप जाना एग्ज़ाम सेंटर पे 1 घंटे पहले पहुँचना, और अच्छे से माइंड को कंसंट्रेट करके पेपर देना। एग्ज़ाम के प्रेशर को कैसे हैंडल करें, एग्ज़ाम में पेपर को कैसे सॉल्व करें, इसके लिए हमने एक वीडियो बनाई है, और वहाँ पर हमने बताया है कि OMR सीट को कैसे भरें, आसान प्रश्नों का क्या करें, मैथ नहीं आ रही तब क्या करें, इन सभी के सलूशन के लिए एक वीडियो हमने बनाई है। अगर आपने नहीं देखी तो आप जाकर चैनल पे देख लीजिएगा। आप सभी प्यारे विद्यार्थियों को परीक्षा की अग्रिम शुभकामनाएं। ईश्वर आप सभी छात्रों का कल्याण करे।